बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते में तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें रहीं, उसमें ब्रॉडशीट भी रहा, लेकिन ब्रॉडशीट के बाद एक और इंतहाई अहम खबर आई, वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर आज़म के नाम ख़त, और उससे पहले 23 मार्च को भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की आवाम को नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद का पैगाम दिया पाकिस्तान डे के ऊपर। और उसके साथ साथ अभी ये खतूत की स्याही खुश्क ही नहीं हुई थी कि काबीना के अंदर एजेंडे पे आया कि भारत से कॉटन, यार्न और उसके साथ साथ चीनी दरामद की जाएगी। लेकिन चंद घंटों के अंदर, यानी 2 घंटों के अंदर अंदर, अभी काबीना का इजलास ख़त्म नहीं हुआ था कि काबीना ने अपनी ही काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी की तजावीज़ को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि हिंदुस्तान से कॉटन, यार्न और चीनी की दरामद जो है वो फौरी तौर पर रोक दी जाए। ये नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मुद्दा हल ना हो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की। दोनों वज़ीर आज़म ने जो एक दूसरे को खतूत लिखे, उसके बाद एक माहौल बन रहा था, लेकिन ये माहौल अब हमें तल्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुशंबे में दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात करनी थी, वो भी मुलाकात ना हो सकी। आखिर उसके पसे पर्दा क्या अवामिल थे, अपने पैनलिस्ट का तारफ़ आपसे कराते हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फ़ारूक हमीद साहब, आपका भी शुक्रिया। और पाक भारत ताल्लुकात पर एक्सपर्ट हैं कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, चिट्ठियों का तबादला हुआ, 23 मार्च को पहले भारतीय वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म के नाम और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। एक हफ्ते के बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जवाब देते हैं कि जी ठीक है, आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है हम भी वही ख्वाहिश चाहते हैं, यानी ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। लेकिन मामलात ऑल ऑफ ए सडन फिर ग्राउंड ज़ीरो पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतीन साहब, आपका और GTV का शुक्रिया। देखिए, ये जो इस तरह के खतूत होते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए आते हैं और जाते हैं, इसके पीछे बहुत कुछ सोच विचार की जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि एक वज़ीर आज़म उठे और उन्हें कलम से लिखा चलो भी टाइप करो और भेज दो। इसमें आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइमरीली आपका फ़ॉरेन ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में, या आपका फ़ॉरेन ऑफिस जो आपका इस्लामाबाद में है, वो बाकायदा तौर पे ड्राफ्टिंग करते हैं और वो एक प्रोसेस के ज़रिए अप्रूव होता है और उसके बाद फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे अगर प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, तो वो साइन करते हैं। इसमें देखने की बात यह है कि मिलिट्री लीडरशिप को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, वो स्टेक होल्डर्स में शामिल हैं जी। अगर इस किस्म का कोई मामला आए जिसमें कि पाक इंडिया ताल्लुकात हैं या अफगानिस्तान की कोई बात हो रही है या पाक US की हो रही तो है, यकीनी तौर पे उनसे मुशावरत, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये पता है हम सबको। देखिए, एक होता है खत में क्या लिखा है जी, एक होता है खत में क्या नहीं लिखा, तीसरी चीज होती है कि खत के बैनुस्सुतूर क्या है। मैं मसलन मिसाल के तौर पे बताता हूं कि जो मोदी साहब ने खत लिखा, उसमें सबसे पहले बात यह है कि उम्र गुजर गई हमें इस तरह के खत लिखते और रिसीव करते जी। उसमें वो मुबारकबाद दे रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान को। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुबारक नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान को मुबारक नहीं दे रहे, वो पाकिस्तानी पीपल को। इसका मतलब है कि वो जो खत लिखा नरेंद्र मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो पाकिस्तानी कौम के नाम है, पाकिस्तानी कौम के नाम है। दूसरा उसमें यह है कि आप इस किस्म के जो रूटीन के 23 मार्च को, 14 अगस्त को या किसी भी मुल्क के नेशनल डे पे खत लिखते हैं, उसके एक स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, उसे कहते हैं कस्टमरी मैसेज, जिसमें आप बायलैटरल बातों को लिखते हैं कि जी हम इकोनॉमिक्स में ये कर देंगे, हम ट्रेड में ये कर देंगे, और मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप तशरीफ लाएं, वगैरह वगैरह। 2 लफ्ज इसमें मतीन साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसे ऐड किए जिसने हम सब की जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फेर दिया। वो 2 लफ्ज क्या हैं? वो ये कि उन्होंने लिखा कि टेरर और हॉस्टिलिटी, कि ऐसा माहौल जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी ना हो, और भाई 23 मार्च को आप लिख रहे हैं, पाकिस्तान का दिन है, और को खुशी की गल करो। आपने क्या किया? आपने वही अपना स्टैंड जो कि पिछले कई बरसों से आ रहा है कि जी असली मसला टेररिज्म है,
असली मसला हॉस्टिलिटी है, असली मसला जो है वो कश्मीर नहीं है, उसको आपने बातों बातों में तो ये टेरर और हॉस्टिलिटी से जोड़ दिया। जी कमर चीमा साहब, खत तो बड़ा जबरदस्त था, जिस तरह एम्बेसडर नजम साकिब साहब कह रहे हैं, मुबारकबाद दी गई, अच्छे ताल्लुकात की बात की गई, लेकिन रवायती शरारत वही कि टेरर एंड हॉस्टिलिटी कि ऐसा माहौल, ऐसे हालात जिसमें दहशत गर्दी ना हो, जिसमें दुश्मनी ना हो। जी मतीन साहब, सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो खत का स्टाइल है ना कि अवाम के नाम खत, ये बेसिकली ये वेस्टर्न लीडर से उन्होंने लिया। अमेरिकी भी इस तरह करते हैं, और जैसे वो अवाम को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं, जी हम अवाम के बड़े जो हैं वो सगे हैं और ये लीडरशिप जो है ना आपके लिए मसले पैदा कर रही है। तो ये बेसिकली ये एक तरीकाकार होता है डिवीजन पैदा करने का भी। एक बात जो दूसरी बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की देखें, पहली बात तो यह कि हमें इस बात का पता है कि जो कश्मीर की स्ट्रगल है वो एक इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल है, वो कश्मीरी कर रहे हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो जो अपना स्टेटस दिया है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, मिलिटरीली हम सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल मिलिटरीली हम नहीं सपोर्ट कर रहे जी। और दूसरी बात यह है कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि आपने कश्मीरियों को इंगेज करें, आपका अगर मसला है तो उसमें आप कश्मीरियों को इंगेज करें। हमें जो करना चाहिए, हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और हमने दहशतगर्दी की जंग में बड़ा नुकसान भी उठाया है, और हम दहशतगर्दी के खिलाफ आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। अगर आप हमारे यहाँ दहशतगर्दी बंद करेंगे तो बहुत अच्छी है। अफगानिस्तान के रास्ते, बलोचिस्तान में, कराची में जो आप कराते रहे हैं, हम तो आपसे ताउन करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ इसको इस तरह इस टोन एंड टैनर को लेना चाहिए कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, और जिसकी आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं वो दहशतगर्दी नहीं है, वो लोकल स्ट्रगल है। तो आपकी डेफिनेशन और है दहशतगर्दी की, हमारी जो आप समझ रहे हैं, हम और हमें रादर इसमें अपोलोजेटिक होने पे या डिफेंसिव होने के, हमें इसमें ऑफेंसिवली होके उनसे बात करनी चाहिए। और कश्मीर का मसला तो है ही बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो उसके बगैर हम चल कैसे सकते हैं। लेकिन मेरे नजदीक जो इंपॉर्टेंट चीज है मतीन साहब, वो ये है कि बर्फ थोड़ी सी पिघली है, माहौल इंडिया में भी ठीक चल रहा है, माहौल यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन एक चीज बड़ी परेशान कुन है, और वो चीज ये परेशान कुन है कि 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के ऑफिस में आने के बाद, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, एंड अबव ऑल पाकिस्तान में भी एक इन्वेस्टमेंट हुई होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। जब बात होती है तो फिर ये जो होस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, फिर ये बाहर निकलता है। इमरान खान साहब भी इस तरह की बातें करते रहे, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, वहां पे बीजेपी करती रही, तो वो अवाम के अंदर इतना गमो गुस्सा है, और ऊपर से कश्मीरियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम इस तरह की टॉक सपोर्ट नहीं करते। सो मेरा ख्याल ये है कि एक चीज की तो हमें अक्सर समझ आती है कि इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वापस आने में मुश्किल पैदा हो, लेकिन टू समहाउ एक माहौल भारत में नजर आ रहा है, और पर्टिकुलरली बीजेपी की लीडरशिप, वो मीडिया को क्या बेचते हैं इज अ डिफरेंट थिंग, और वो मीडिया को डेलिब्रेटली बेचते हैं। ये जो दुशंबे में मुलाकात हुई है, वहां पे जो हमारी पाकिस्तानी सहाफी मोना खान ने रिपोर्टिंग की, उन्होंने ये कहा कि वहां पे इंडियन डिप्लोमेट कह रहे थे ये जो हमने अपने मीडिया में टाकरे दिखा दिखा के माहौल को खराब कर दिया हुआ है, उसके बायस ये मुलाकात नहीं हो सकी, नहीं हो पा रहा। सो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, इसको पिघलाना चाहिए और इसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करना चाहिए। जी फारूक हमीद साहब, देखिए शुरू में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको रिन्यू किया गया, उसकी तजदीद की गई कि उसको दोनों ममालिक उसको रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद खबर आती है वो भी अमरीकी मीडिया से कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोनों मुल्कों की फ़ौजों को करीब किया सीज़ फायर एग्रीमेंट को रिन्यू करने में, जो यकीनी तौर पे इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि एक अच्छी पेशरफ थी कि सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे होना चाहिए था। आप आगे क्या समझते हैं कि जब ट्रेड की बारी आती है तो फैसले बदल जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस सीज फायर एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये तो अगर आपको याद है, ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में 2003 में गालिबन हुआ था, लेकिन उसके बाद उसके बाद हिंदुस्तान ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और मुसलसल वायलेशन हो रही थी। मैं उधर यार देखें, तो ये कोई नई चीज नहीं, ये पहले भी 2003 में व्हेन जनरल मुशर्रफ वाज द आर्मी चीफ एंड बाद में फिर वो प्रेसिडेंट भी थे, तो ये उस वक्त से चला रहा। बाद में ठीक है, पिछले कई सालों से वायलेशन वहाँ पे बड़ी सीवियर हो रही है फ्रॉम द इंडियन साइड, और लड़ाई भी बहुत हुई है वहाँ पे। अब ये पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से मैं तो आई एम सरप्राइज
कि एक गोली नहीं चली है, इतनी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेंस हो रही है। और गो कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो इंडियन माइंडसेट है, जो प्राइम मिनिस्टर मूडी का माइंडसेट है कि ये मामला इसी तरह अमन के साथ चलता जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। भारत वो तो अभी देखना है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त और काफ़ी अरसे से, जब से खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने भी अब बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि दे वांट Peace. गुड रिलेशन, पीस विद इंडिया, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाहिर बात है उन्होंने अपनी तरफ से ये जुमला नहीं गढ़ा है, ये एक जॉइंट अब जो हमारी टॉप लीडरशिप है उन्हीं के आपस में मुशावरत के बाद कि कोई बायलैटरल डायलॉग नहीं हो सकता, कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं हो सकती जब तक कि आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक नहीं होगा। अब ये जो मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी मेहरबानी है। मैं तो आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो इतना हुआ, हालात इधर तक आगे कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान डे पे एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी उन्होंने मेहरबानी की है जो उन्होंने खत लिख दिया। मैं तो भी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एग्रीमेंट के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रिसिप्रोकेट करते हैं और करना चाहते हैं तो मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से कोई सीबीएम क्या ऐसी चीज जो है उनकी तरफ से आएगी जो हम कहेंगे हाँ भाई ये वाकई मामला आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात, दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म के खतूत और काबीना की जानिब से हिंदुस्तान से चीनी और कॉटन को दरामद ना करने का फ़ैसला। नजमुल साकिब साहब बड़ी अहम बात की कमर चीमा साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि सियासी और माशी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। तो सियासी और माशी इस्तेकाम कैसे आएगा? देखिए, सियासी और मुआशी इस्तेकाम ज़रूरी है, ये तो एक एफए के तालिब इल्म को भी पता है। असल चीज़ ये है कि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जी, और उसमें आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं कि भाई इस वक्त आज हमने क्या करना है। ये तो हमें पता है कि तालीम बड़ी ज़रूरी है, गुर्बत को दूर करना है, महंगाई ख़त्म करनी है, और यानी जो आपकी पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाना है, आपके जो आप सूद दे रहे हैं जो इतना, ये सारे हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि मुआशी तरक्की से ही किसी मुल्क का। अब सवाल यहां पैदा होता है कि ये सारा कंफ्यूजन पैदा कैसे हुआ कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज को ओके करते हैं और वो ईसीसी भी करती है और उसके बाद कैबिनेट आपकी, मुझे ऐसे लगता है फिर यू टर्न ले जाते हैं। नहीं, मैं इसको यू टर्न नहीं कहूंगा जी। देखिए, पहले भी इस तरह की चीजें हुआ करती थी। पहले भी ऐसे होता था कि एक फैसला किया गया और उस पर नजरसानी की गई। क्या हर्ज है अगर आपको पता लगे कि आपके फैसले में कोई सुकम रह गया है। जी, आजकल ये है कि ये जो आप लोग यानी बैठे हुए हैं ना इस वक्त, यानी जितने भी स्क्रीनों पे, टीवी स्क्रीनों में बैठे हुए हैं और जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं और जिन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें अपने कैमरे लगाए हुए हैं, वो एक एक मिनट की खबर दे रहे हैं। अच्छा, एक एक मिनट की खबर जो है वो अच्छी तो लगती है आदमी को, लेकिन एक फैसला अभी आपने अभी अपने यानी इंट्रो में कहा कि 2 घंटे बाद, और बाबा जब कोई इस तरह बड़ा फैसला होता है तो उसमें कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लगते हैं, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू होती है और उसके बाद एक निचोड़ निकलता है, जुब्दतुल हुकामा निकलता है। लेकिन तो ये तो चंद घंटों में फैसला तब्दील हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे ना कि इस फैसले के तब्दील होने के बाद फिर एक और फैसला भी आया जिस पे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल आके कहा कि वहीं पे हैं हम कि जब तक आप 5 अगस्त 2019 के वो रिवर्स नहीं करते। अब ये है कि ये उन्होंने आके कह दिया, इसके बाद देखें क्या होता है। और थोड़ा सा मतीन साहब सब्र कीजिए, थोड़ा सा इसमें सब्र करें। और ये जो आपके यानी चैनल्स वाले हैं सारे लोग, इनकी तो बिक्री होती है कि कोई नई चीज आ जाए,
लेकिन उसमें ज़रा अपने नेशनल इंटरेस्ट का भी ख्याल करें। जी फारूक हमीद साहब, जिस तरह कमर चीमा साहब ने ये बात की कि जो जिसे कहते हैं मुआनदाना माहौल दोनों तरफ से बिल्ड हुआ, अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि वो माहौल बदले, बर्फ़ पिघले। तो दुशंबे में बड़ी उम्मीद थी कि पॉलिटिकल लेवल पे दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हो साइड लाइन पे, और इस पे वज़ीर ख़ारजा कह चुके थे कि अगरचे मुलाकात तय नहीं है लेकिन मुलाकात का इम्कान ज़रूर है। लेकिन दोनों वज़राए ख़ारजा ने एक दूसरे की तरफ देखना गवारा नहीं किया। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट थी जिसमें दोनों एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। तो जब ये आंखें चुराई जाएंगी, चिट्ठियाँ लिख दी गई, दोनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने बात कर ली, चिट्ठियाँ लिख दी गई, लेकिन वज़राए ख़ारजा आंखें चुराते रहे। आपकी बात सही है कि इवन आई वाज सरप्राइज, और लोग भी बहुत सरप्राइज हो गए कि क्यों नहीं ये मुलाकात होगी, वी एक्सपेक्टिंग कि शायद होएगी जी। लेकिन लगता ये है कि गालिबन एक तो हमारा ये जो ईसीसी वाला फैसला, आई एग्री विद कमर चीमा साहब के, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की नॉलेज और अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता था, लेकिन देयर वाज लॉट ऑफ पब्लिक प्रेशर इन पाकिस्तान। देखिए हम एक बात भूल रहे हैं, खुदा के लिए हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की जो बिगेस्ट नेशनल सेंसिटिविटी है एवर सिंस पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस हैज बीन जम्मू एंड कश्मीर। हम बच्चे थे चौथी क्लास में तो हम किताबों में जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ते थे, उस वक्त से बल्कि अब हम इधर तक पहुंचे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लोग ने ये बात एक उनके ज़हन में बैठ गई कि जम्मू एंड कश्मीर का हल तो बाद में होगा, जो भी होना यूएन रेजोल्यूशन से, जो हमारा प्रिंसिपल पोजीशन है, लेकिन कम से कम आर्टिकल 370 जो है वो से अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी पीछे हट जाता है तो फिर एक माहौल बनेगा कि हम कह सकते हैं चलो हम थोड़ा दोबारा ट्रेड भी हो जाएगी, डायलॉग प्रोसेस भी कोई शुरू हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव डायलॉग, ये वो बातचीत, हमारे कंसर्न उनके कंसर्न वो। लेकिन जब ये ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, मोदी ने किसी तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो एक लेटर के ऊपर अगर आप एकदम ट्रेड का उनको कंसेशन देते हैं, चाहे बेशक उसमें हमारा भी फायदा है, तो डिड नॉट गो वेल विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा था, एक तो हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। मुझे आज भी याद है नवाज शरीफ साहब के दौर में प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट थी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी सेंसिटिविटी क्या है। वो चाह रहे थे हमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक राहदारी मिले, कॉरिडोर मिले, ट्रेड कॉरिडोर थ्रू वागा, थ्रू पाकिस्तान, जिसको उस वक्त हमने बिल्कुल कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम आपको इतना बड़ा कंसेशन दे दें। हमने तो आप पे ऑलरेडी बड़ी मेहरबानी की है कि अमेरिकन प्रेशर में आके हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई थी वहां पे इस्लामाबाद में, जब एग्रीमेंट हो रहा था जरदारी गवर्नमेंट और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान, जो हमने उनको अफगान ट्रांजिट ट्रेड दिया, वन वे थ्रू बागा, अफगान ट्रेड टू इंडिया, कि यही बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अमेरिकन तो चाह रहे थे कि दोनों तरफ हो जाए, लेकिन वो बात सही थी, पब्लिक का प्रेशर था, हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थी कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इंडियंस को यके बाद दीगरे कंसेशन दें। व्हाट आर वी गेटिंग इन रिटर्न? सर क्रीक अगर आपको याद है, हम भूल रहे हैं, 32 से 35 ज्वाइंट सेशन हुए थे इस्लामाबाद में और इंडिया में, एंड वी वर क्लोज टू द एग्रीमेंट। ये अब जारी बात है, मुशर्रफ के दौर, ये पता नहीं कब की बात है, 15-20 साल पहले, लेकिन वो मामला फिर से उठ हो गया क्योंकि कॉम्पोजिट डायलॉग, वो तमाम चीजें खत्म हो गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं जी कि ये वन टाइम मंगवाना, कॉटन यार्न और चीनी मंगवाना, बेशक चीनी सस्ती थी वहां पे, आज भी मुझे कोई पीटीआई के लोग बता रहे थे हमारा फायदा था, और भाई हम कहीं और से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई कुड प्रो को नहीं है, कोई पॉजिटिव, कोई सीबीएम टाइप चीज, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, उनके आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है, उनके अजीत डोवल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही पॉजिटिव कि जी हम पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी बिल्कुल फारूक साहब, बिल्कुल फारूक साहब, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। वन वे ट्रैफिक नहीं, सुन ले जी, वन वे ट्रैफिक इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, कमर चीमा साहब। और दूसरी बात, ये कैसे हो सकता है कि अपना बलूचिस्तान में, केपी में, वाया अफगानिस्तान, वो आपको आप पे हमले कराई जाए और हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, हम आपसे ये करना चाहते हैं। और भाई कोई कौमों में खूब गैरत भी होती है, ठीक है, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप अमन की ख्वाह है, हम भी चाहते हैं अमन हो इंडिया के साथ, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे, नॉट ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशन। को मतलब कोई मिडिल बैलेंस होना चाहिए, उनकी तरफ से भी तो कुछ आए ना। जी बड़ा अहम नुक्ता है कि अभी तक अगर सीज फायर का जो मायदा तो पुराना था, लेकिन अब जब दोबारा कॉन्टेक्ट हुआ है टू रिस्पेक्ट सीज फायर एग्रीमेंट, कमर चीमा साहब,
उस वक्त से लेके अब तक हम कह सकते हैं कि कमोबेश 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा हो चुका है, हिंदुस्तान से हमें कश्मीर में कोई रियायत नहीं नज़र आ रही। कमर चीमा साहब, जिसकी तरफ फारूक हमीद साहब ने इशारा किया कि कोई तब्दीली है ही नहीं, मां सिवाय लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, जो अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली अमलन नज़र आना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में कोई तब्दीली तो आए कि हम बिल्कुल ही जी कमर चीमा। मतीन साहब, मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं। देखें, जब भारत ने 2019 में स्टेटस बदला, दुनिया ने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? दुनिया ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुस्लिम वर्ल्ड भी पीछे हट गई, और हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। इवन कि यूएई, सऊदी अरब तो फॉरेन ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर का सेशन नहीं कॉल करने को तैयार। अमेरिका भी पीछे हट गया। तुर्की और मलेशिया से स्टेटमेंट आया था, सिर्फ तुर्की, मलेशिया और ईरान। इंडिया जो है उसने सबको अब बनवा लिया कि ये बायलैटरल हम डील कर लेंगे। इसमें गलतियां तो हमारी थी माजी की। और दूसरा मुझे ये बताएं अपना मतीन साहब, ब्रिगेडियर साहब ने सही बातें की हैं, लेकिन एक और बात भी है, हम चीनी और उधर से तो नहीं मंगवाते, लेकिन हम रेबीज की मेडिसिन तो वहीं से मंगवाते हैं। हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मेडिसिन तो आज भी आ रही है। 2019 में हमने फैसला किया कि ट्रेड ऑफ, और सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाकर रज़ाक दाऊद के पास बैठी कि ये आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान में तो जो है वो क़यामत आ जाएगी। तो दोबारा उसी वक्त अब्रप्ट फैसला किया, नहीं आप ये चीजें इंपोर्ट कर लें। सो देखें, आपके पास चॉइसेस क्या हैं, आपका ग्लोबल क्लाउड क्या है। सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका का इंडिया से अफगानिस्तान चला गया, जॉन कैरी इंडिया जा रहा है और ढाका जा रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने इक्वेशन से निकाल दिया। स्ट्रेटेजिक इंडिया अमेरिका का जो ग्लोबल एक क्लाउड है उसमें पाकिस्तान फॉल नहीं करता। हमने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, सर्विसेज बेस्ड टेक बेस्ड इकोनॉमी डेवलप नहीं की, जो वैल्यू एडिशन होती है अपनी एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइज नहीं किया। देखिए, आपने ग्लोबली कनेक्ट होना है। इस वक्त सिर्फ सीपैक का फायदा चाइना के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हम दुनिया को कहते हैं सीपैक में इन्वेस्ट करें, सीपैक में इन्वेस्ट करें, then we have to open up everywhere। हमें हर तरफ खुल जाना चाहिए। हमारे कुछ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम जरूर हैं, लेकिन उनको एड्रेस करने से पहले आप अपना पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक क्लाउड की ग्लोबल और रीजनल वर्थ चेक कर लें, और उसके बाद इससे मशवरा पूरा ले लें। कमर चीमा साहब ने बड़ी अहम बात की। क्या हमारी डिप्लोमेसी बहुत कमजोर है? नहीं, एम्बेसडर नजमो साकिब साहब, अभी मेरे ये दोनों दोस्त ब्रिगेडियर साहब और चीमा साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितनी गहरी अप्रोच है हमारे इन दो दोस्तों की। खारजा पॉलिसी की तरफ निशानदेही की उन्होंने। जी बिल्कुल, कि अमेरिकी आ रहे हैं तो वो भारत जा रहे हैं, और ग्लोबल क्लाइमेट समिट हो रही है तो उसमें हम नजरअंदाज हो रहे हैं। मुझे एक अजीब सी बात याद आई है जी, कि ये जो गैरत का तस्वुर है ना मतीन साहब जी, मैंने रूसी ज़बान, चाइनीज़ ज़बान, फ्रेंच और स्पेनिश और अरबिक में देखा। अरबिक में तो खैर है, अब इसका अंग्रेजी में क्या तर्जुमा करेंगे आप गैरत का? पहला सवाल। दूसरा ये है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने माहौल को ही नहीं देखना, जब आपने किसी इंटरनेशनल मसले को हल करना है या बायलैटरल मसला जिस तरह के जम्मू एंड कश्मीर का है, तो उसमें आपको देखना ये पड़ेगा कि आपके रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं। गैरत का कहीं पे रेफरेंस है, नंबर एक। नंबर दो, कि जब आपने एक मसले को हल करना है तो उसके कुछ तरीक़ाकार हैं। आपने बात की कि जी दोशंबे में दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। मुझे ये बताइए कि अगर वो दोनों मिलते तो बात क्या करते? सवाल ये है कि जो असली मसला था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको तो 5 अगस्त 2019 का आपने सत्यानाश मार दिया, 370 और 35A। अब दोनों मिनिस्टर मिलते तो क्या होता? उसका मैसेज क्या आता? उसका मैसेज पाकिस्तान में ये आता, नंबर 1, गौर से सुनिएगा, अगर ये दोनों फॉरेन मिनिस्टर मिलते, अगर ये मुलाकात करते और चाहे कोई भी बात करते, मेरे करोड़ों पाकिस्तानियों को ये मैसेज मिलता कि हमने इस मुलाकात को करके ये तस्लीम कर लिया है कि 5 अगस्त 2019 को ठीक था, जो एक्शन हिंदुस्तान ने किया वो ठीक था। कैसे कर सकते हैं आप? और इसीलिए ये जो इवन ट्रेड, जो जिस तरह इन्होंने बात की ना फार्मास्यूटिकल की, ये वो हम इस वक्त बड़े मतीन साहब बहुत सेंसिटिव टाइम्स हैं, ये बहुत सेंसिटिव टाइम्स हैं, और इसमें बात करने से पहले 1000 मरतबा आदमी को सोचना है कि कहीं मेरी कही हुई किसी बात से जो अच्छे भले मामलात चल रहे हैं वो कहीं दाएं बाएं ना हो जाएं। और इसी मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो पूछेंगे कि अब आगे क्या, यानी वे फॉरवर्ड क्या है। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात, खतूत के तबादले, नेक ख्वाहिशात के तबादले, तिजारत की बातें, फिर तिजारत के फ़ैसलों पर नज़रसानी। क्विकली सिर्फ ये बताइएगा कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब कहाँ हैं इस वक्त? अब्दुल हफीज़ शेख साहब का जो मेरे ख्याल में, अपना मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस काम के लिए वो आए थे वो हो गया, वो टास्क जो था, वो मिशन जो था, अकम्प्लिश्ड। और उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये तो फैसला जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने किया कि किसको उन्होंने अपने इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं वो देने हैं और फाइनेंस किसको देना है। असल बात ये है, जो मैं एक दफ़ा फिर से गुजारिश करना चाहूँगा जी, कि किसी हुकूमत को, कोई भी हुकूमत है, इस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पीटीआई हुकूमत कर रही है, और यार उनको करने तो दें। होता यह है कि पहले दिन से ही शुरू हो जाता है, जी ये हुकूमत गलत कर रही है, हुकूमत को ये करना चाहिए था, हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए था, और ये जो इकदाम लिया है हुकूमत ने, ये गलत है। सवाल ये है कि आपने 5 साल के लिए रखा है ना, थोड़ा सा इंतजार तो करें, थोड़ा सा इंतजार करें। जी कमर चीमा साहब, आगे वे फॉरवर्ड किया, 2.5 बरस बच गए, हमें इंतजार करना होगा 2.5 बरस का हिंदुस्तान से ताल्लुकात के में बेहतरी के लिए। देखिए, मुझे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये लगती है कि पाकिस्तान को इस वक्त मिसाके मुईशत की जरूरत है। जी, एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट। जी, इकोनॉमिक एग्रीमेंट की जरूरत है। अगर हमारे यहाँ रोटी होगी, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होगी, मॉडर्न इकोनॉमी होगी, तो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सारी जमातें अच्छा लड़ सकेंगी एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर इन्होंने इसी तरह लड़ना है, आवाम को यही पता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये सियासतदानों के जो मसले हैं यही है भाई। सबसे बड़ा मसला जो है वो रोटी पानी कमाना और खाना है, जिसके ऊपर फोकस करें। जनरल बाजवा ने जो कहा है, पुट इन हाउस इन ऑर्डर मींस के अपने रेवेन्यू ठीक करें। आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन ठीक करें, आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी जो आमदन कम है। सो यहाँ पे सारी रियासत को, स्टेट को फैसला करना है, और बाकी फिर इंडिया के साथ भी हम जो सर ऊंचा करके बात कर लेंगे और पूरी दुनिया से टक्कर ले लेंगे। लेकिन प्राइमरीली हमें, और दूसरा अहम बात जी, हमें दुनिया को ये बात करनी है कि हमें पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड सिक्योरिटी वाइज जरूर देखें, लेकिन हम अपनी कोई और शक्ल भी दिखानी है, जिसमें अपनी सॉफ्ट पावर भी होती है, जिसमें आपने अपना ये जो बिलियन ट्री सुनामी था, इसको भी हम मटेरियलाइज करा सकते थे, और अपना जो कल्चरल पावर है, जो हमारी सोशल पावर है, उसको भी दिखाना है, और डी रेडिकलाइजेशन की तरफ जाना है, स्टेट का रुख बदलना है, और उसमें बदलने के लिए एक एंटायर पॉलिटिकल अपरेटस और फ्रेमवर्क तैयार होगा, तो देन थिंग्स कुड बी बेटर, एंड फॉर दैट टेम्परेचर नीचे आए और सियासतदान बैठे और आगे। फारूक हमीद साहब, बिल्कुल आपने जिस तरह पहले कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी 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 दहशतगर्दी, अब नजमुल साकिब साहब भी और कमर चीमा साहब भी ये कह चुके हैं कि अब इस माहौल से निकलना होगा, एक दूसरे के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा हो चुका। अब आप क्या समझते हैं? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब किया, कहा कि अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, नेशनल सिक्योरिटी महज डिफेंस चैलेंजेस का नाम नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी में आपकी मैशत है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो आप समझते हैं कि इन इश्यूज पर भी तवज्जो देने की जरूरत है? देखिए, जनरल बाजवा साहब ने इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं ये पहली मर्तबा नहीं दिए। अगर आपको याद हो कि मेरा ख्याल है कराची में एक दफ़ा कुछ महीने पहले बिजनेस कम्युनिटी को कहीं वो एड्रेस कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ये बात की थी। तो उन्होंने तो बात की है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जाहिर बात है, कौमी अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी, तो आपकी कौमी सलामती मजबूत होगी, आपकी कौमी सलामती मजबूत होगी। लेकिन मैं जो बात आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ी सही बात उन्होंने कहा था कई दफा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को खिताब करते हुए कि आप एक कदम ले, हम पता नहीं कितने 4 कदम या 6 कदम लेंगे, 2 कदम फ्रॉम योर साइड। जी, आप एक कदम ले, हम 2 कदम आगे। जी, एग्जैक्टली,
द पॉइंट इज हम उस पहला एक कदम का इंतजार कर रहे हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस वक्त वे फॉरवर्ड ये है कि वी हैव टू वेट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदीज रिस्पांस। याद रखें, पाकिस्तान के अवाम आप जो मर्जी कहें, यूनिलैटरल कंसेशन अगर आप इंडियंस को देंगे, मसलन आज आप ऐलान कर दें कि हम इंडिया को जनाब एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल हम इनको राहदारी देते हैं फ्रॉम वागा टू सेंट्रल एशिया, जो मोदी की मेन डिमांड रही है, तो जनाब आप देखेंगे हो सकता है इंडियन बड़ा खुश हो जाए, मोदी बड़ा खुश हो जाए, लेकिन लोग फिर ये कहेंगे कि जनाब हम उनको उनकी तरफ से कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्या हमने उनको यूनिलैटरल कंसेशन देंगे? सो वी हैव टू वेट फॉर समथिंग पॉजिटिव कमिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी, खासकर कश्मीर के मामले में, कि जिसमें हम फिर पाकिस्तान के अवाम को ये कह सके, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, कि देखें अब वक्त आ गया, हम यहाँ तक गए, वो इतना आए हैं, अब हमें 2 कदम और लेने, अब हम ये करने जा रहे हैं, हम ट्रेड भी रिज्यूम कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, लोगों में कुछ थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस होगी। जी बिल्कुल फारूक साहब, वक्त कम है, बिल्कुल जी। नजमुल साकिब साहब, हमें कंसेशन का वेट करना चाहिए? इस वक्त तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आपने एक मकान मतीन साहब बनाना है जी, तो मिस्त्री को ढूंढना चाहिए जी। आपको पता है मकान ये है, ये ईंटें हैं, ये गारा है, ये सीमेंट है, ये रेत है, लेकिन उसके लिए कोई जो शख्स जहां पे काम कर रहा है उसको वो काम करने दीजिए। आपने इतने लोग असेंबलियों में भेजे हैं, आपने सिलेक्ट करके भेजे हैं ना, आपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से बनाया है, आपकी फौज फरमाइए इलेक्ट करके, सिलेक्ट करके नहीं। मैंने तो सिलेक्ट नहीं कहा, हाँ, मैंने सिलेक्ट बिल्कुल नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट करके आपने भेजा है, उसके बाद आपकी फौज है उसको अपना काम करने दें। और जहां तक ये बात है कि जी अवाम जो है वो ये चाहेगी, तो कम से कम मतीन साहब मैं तो ये नहीं कह सकता, मुझे आज तक समझ नहीं आई ये लाखों का मजमा क्या है, ये इतने लोग कहां से गिन कैसे लेते हैं आप, और फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अवाम ये चाहती है। मुझे ये पता है कि मैं जिस शहर में गया हूं, जिस गांव में गया हूं, वहां पे हर किस्म की आवाजें हैं। अब इन आवाजों को अगर आप सुनना ही शुरू कर देंगे तो शोर होगा। उसका क्या तरीका है? असेंबली को अपना काम करने दें, सेनेट को अपना काम करने दें। नजमुल साकिब साहब, आज तो कौमी असेंबली का कोरम पूरा नहीं हुआ, तो ये आपके अरकान पार्लियामेंट है जो कोरम पूरा नहीं कर रहे। ये बात करें आज 5 मिनट में इजलास मुलतवी हो गया। इसके ये कहने के कि अवाम ये चाह रही है, ये करें कि जी कम से कम अपनी असेंबली को चलाएं, तरीक़ेकार के मुताबिक काम तो करें। अवाम ये चाहती है कि उसको खाना मिले, अवाम ये चाहती है कि ज़रा मौसम खुले, अवाम ये चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उसको दवाइयाँ सस्ती मिले, अवाम ये चाहती है। उसको क्या लगे कि ये खत आ रहा है और खत जा रहा है, 370 जो है उससे उसके क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए, 35A का शेखुपुरा में बैठे हुए किसी शख्स की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? जी बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद थे फारूक हमीद साहब, कमर चीमा साहब, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। आप तीनों माहिरीन का बहुत शुक्रिया। हमें हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में यकीनी तौर पे कोई कबाहत नहीं है, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें अपना घर, हमें पाकिस्तान को सीधा करना होगा, अपनी मैशत को मजबूत करना होगा, पाकिस्तान की आवाम को वो तमाम सहूलियात देनी होंगी जिनका वो तकाजा कर रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी। और जब तक हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कोई कंसेशन नहीं करता, मामलात जो हैं वो यक तरफा तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को वतीन हैदर के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।